जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है एनजीओ आत्मा दीप के द्वारा। इस एनजीओ को जो पक्षधार है वहां पर उनका नाम है एडवोकेट अनीश रॉय, और अनीश रॉय ने पिटीशन में यह कहा है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो भारत में आई है, हो सकता है कि उनके साथ उनका जो लीगल राइट है वो छीन लिया जाए, क्योंकि एसआईआर की प्रोसेस के कारण उनमें एक डर पैदा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता में एसआईआर की प्रोसेस भारत में कितने लंबे समय तक जरूरत वाली थी, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से भारत में गैर कानूनी रूप से अनेकों प्रकार के रेफ्यूजीज रह रहे हैं, और जिसमें ज्यादातर रेफ्यूजीज जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। और जब से एसआईआर की प्रोसेस चालू हुई है, टोटल नंबर ऑफ 12 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में, कहने का मतलब यह है कि 9 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, उसमें सबसे मजेदार अगर कोई स्टेट है तो उसका नाम है वेस्ट बंगाल। और यहां पर यह पिटीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से ही सुनने को मिलेगी आपको। एनजीओ आत्मदीप का यह कहना है कि जो एसआईआर की प्रोसेस है उसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में भी डर पैदा हो गया है। अब अपन किन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं? आपको पता होगा 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था सिटीजनशिप से रिलेटेड, जिसका नाम है सीएए 2019, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, उसमें एक प्रोविजन क्रिएट किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले तक जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है, जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है एंड बांग्लादेश आ जाता है, वहां पर जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुकी है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी उनके, और उस डेट के बाद, और उसके बाद अगर कोई भी आता है तो उसे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस एनजीओ की इस पिटीशन को एंटरटेन करते हुए क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि सिटीजनशिप अगर दी भी जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी के बाद दी जाएगी। क्योंकि स्क्रूटनी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहां पर पिटिशनर का यह कहना है कि बाय नेचुरलाइजेशन उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, और जब से एसआईआर की प्रोसेस चालू हुई है तो काफी डिले हो गई है सिटीजनशिप की प्रोसेस में। ऐसे में उनका जो लीगल राइट है वो उनसे छीन सकता है। उनको डर है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का, और उनको एक और चीज का डर है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए और कहीं उन्हें वापस से उनके मुल्क ना भेज दिया जाए। वैसे तो भारत में अनेकों प्रकार के इलीगल माइग्रेंट्स बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और भारत में बस भी चुके हैं। हो सकता है, संभवतः एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी मिल जाए आपको। राशन कार्ड तो होगा ही होगा, आधार कार्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वैसे भी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा वोट बैंक होते हैं जिसमें वो अपनी पॉलिटिक्स के एजेंडास को पुश करते हैं। लेकिन फिर भी जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है और भारत के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर का नागरिक भारत आ रहा है तो उसे भारत का नागरिक बनना पड़ेगा ऑन अ लीगल वे। तो यहां पर वही मसला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बहुत जरूरी था 2019 में जो लाया गया था, और आप समझ भी जाइए कि एसआईआर की प्रोसेस भी इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो भारत में बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जिसे वोटिंग राइट मिलना चाहिए उसे ही वोटिंग राइट दे रही है, और जो नए वोटर्स है साथ में उनको भी वोटिंग राइट मिल रहा है। तो पूरा मसला समझने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ बोल दिया है कि अगर सिटीजनशिप मिल भी रही है अंडर द सीएए तो फिर स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में हो सकता है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना किसी जांच के उनको भी नागरिकता दे दी तो यहां पर हो सकता है कि गलत हो जाए। हो सकता है कि वो वास्तव में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ना हो और उन्हें गैर कानूनी रूप से भी सिटीजनशिप मिल जाए, वोटिंग राइट मिल जाए। अल्टीमेटली यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनमें अब फियर ऑफ स्टेटलेसनेस जनरेट हो चुका है। और ये मसला देखिए, ये मसला तब से चालू हुआ है जब से एसआईआर की पर्टिकुलर प्रोसेस चालू हुई है। अब एसआईआर मींस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और यहां पर कोर्ट में जो बेंच है उसमें सबसे पहली बात तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस सूर्यकांत जी है वो बैठे हैं, और जो दूसरे जज है उनका नाम है जॉय माल्या बागची। तो ये दो जज इस पर्टिकुलर पिटीशन को एंटरटेन कर रहे हैं। यहां पर देखिए और क्या बोला है, प्लीज सेड गवर्नमेंट हैड डिलेड इशू ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स विच क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इस प्ली में साफ कहा गया है कि जो गवर्नमेंट को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने चाहिए थे नेचुरलाइजेशन के आधार पर अंडर सेक्शन 6B, उसमें भी डिले हो चुकी है, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब सिंपल सा है कि जो भारत में वोटिंग राइट है वो एक लीगल राइट है, और उस लीगल राइट को सिर्फ और सिर्फ उसे दिया जाएगा जो भारत का नागरिक है। पहली चीज, जो 18 साल की उम्र या 18 साल पूरा कर चुका हो। दूसरी चीज, तो यहां पर जब ये दो चीज अलाइन होती है तो इसको अगर नहीं मिल पाता है किसी को तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कहलाएगा। अब पिटिशनर ने जो बोला है और बदले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, आप समझ जाइए कि यह अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें हमें यह एहसास होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी दिखाई है
की इश्यूज जो रेस किए गए हैं पिटीशन में, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है। द डिले इन इशुइंग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट combined with the non-recognition of acknowledgement receipts during the ongoing process of SIR has created a serious constitutional crisis। ये पहला है। Affected person recognized by parliament as deserving protection and integration are now exposed to risk of statelessness, social exclusion and disenfranchisement, जो सबसे बड़ा कंसर्न है। The acknowledgement receipt generated upon online submission of an application for a certificate of naturalization must be treated as a valid provisional proof of pending citizenship determination at least for the SIR। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन और सबमिशन के बहाने ही आप एटलीस्ट इस प्रोसेस को तेज करिए, ताकि इनको भी इनका जो राइट है वो मिल सके। क्योंकि हो यह रहा है कि अगर इनके पास सिटीजनशिप नहीं होगी तो SIR की प्रोसेस में इनका नाम काट दिया जाएगा। पहली बात तो जोड़ा ही नहीं जाएगा, यह भी दूसरी बात है। अब आप समझिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना बड़ा वोट बैंक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज से संबंधित आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। हमेशा यहां पर जो सबसे बड़ा डर पैदा किया गया है, जो डर है वो है जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आए हुए। आपने अभी कुछ वीडियोस भी सरफेस होते हुए देखे होंगे, जिसमें पूरा परिवार समेत तो बोरिया बिस्तर लेकर कई सारे ऐसे इलीगल रेफ्यूजीज हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो वापस से अपने देश जा रहे हैं। उनको जो मिल रहा है वो उठा के वो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण यह है कि SIR के डर के कारण हो सकता है कि वो एक्सपोज हो जाए कि हम गैर कानूनी रूप से रह रहे थे, क्योंकि SIR में जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लगभग 12 से 13 हो चुके हैं। और यहां पर बहुत भारी संभावना है कि 12 से 13 उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, पहली चीज, या फिर थोड़ी बहुत संभावना बन जाती कि अगर इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट्स भी हुए तो वो बनाए कैसे गए हैं, इसमें भी एक नेक्सस का पता चल सकता है पूरे भारत में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर फिलहाल वो तो जा ही रहे, लेकिन जिनको आधिकारिक रूप से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को जो सिटीजनशिप मिल सकती है, उनमें भी डर पैदा हो गया है। और इसी डर को दूर करने के लिए अनीश रॉय जो जो एडवोकेट है, जो बिलोंग करते हैं यहां पर जो अमनदीप नाम का जो एनजीओ है उससे, तो आत्मादीप नाम का जो एनजीओ है उससे, तो यहां पर उनके लिए कंसर्न रेस हो चुका है। और ये अच्छी बात भी है, देखिए, क्योंकि हमने नियम बनाया ही इसलिए है ताकि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बहुत लंबे समय से माइनॉरिटीज परेशान हो रही है, जिसमें हिंदूज आ जाते हैं, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, पारसीज आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, उनको कम से कम भारत में रहने की जगह मिल जाए। क्योंकि यहां पर अगर आप बात करेंगे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनके अलावा जो एक मेजोरिटी में कम्युनिटी बसती है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लंबे समय से रह रही है, मुस्लिम्स, उनके लिए तो दुनिया में अनेकों देश है। देखा जाए तो मोर देन 56 कंट्रीज है। लेकिन इनके लिए कितनी कंट्रीज है, स्पेशली फॉर द हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट, जैन, इनके लिए कितनी कंट्रीज है, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहां पर सीएए भले ही एनफोर्सिएबल राइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्टिल सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है कि अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी भारत में नागरिकता मिल रही है पर्टिकुलरली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आई भी है, तो यहां पर उनकी स्क्रीनिंग होना आवश्यकता है। एनफोर्सिएबल भले ही है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस के साथ एप्लीकेंट्स को मिलना होगा और उनके क्लेम्स को फिर स्क्रूटिनाइज किया जाएगा बाय द हायर अथॉरिटीज, और उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने यहां पर बोला है कि ये जो गवर्नमेंट का डिले हो रहा है इन इशुइंग सर्टिफिकेट्स, इसका एक फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म शुरू करना चाहिए ताकि इस प्रोसेस में डिले ना हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, क्राइसिस आ चुका है, वो पूरा किया जाए। क्योंकि जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात आती है तो इंटरवेंशन हमेशा गवर्नमेंट नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट लेती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को दूर करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसलिए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बैठे हुए हैं और इस पिटीशन को जो आत्मादीप के द्वारा लगाई गई है इसे एंटरटेन किया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा, पिटीशन ने साफ बोल दिया है कि ये जो SIR की प्रोसेस है, क्योंकि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल में यहां पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का नाम हटा दिया जाए, जिसके कारण उनके अंदर स्टेटलेसनेस का एक डर पैदा क्रिएट हो सकता है, एक डर पैदा हो सकता है। और उसमें देखिए उनका सोशली बहिष्कार भी हो रहा है, राइट, उनका सोशली बहिष्कार भी हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी कंसर्निंग चीज है। अब देखिए अगर लीगल एंगल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो उससे रिलेटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो है ही है, लेकिन मूल जो एक एक्ट है उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, जो 1955 में लाया गया था, और उसमें एक आधार था नेचुरलाइजेशन का।
राइट। वैसे तो भारत का अगर नागरिक बनना है तो आप बाय बर्थ बन सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप करवा सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के अलावा आता है फिर एक्विजिशन का, नेचुरलाइजेशन का और डिसेंट का। तो यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके आधार पर आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो उसमें एक प्रोविजन क्रिएट किया गया है अंडर सेक्शन 6B जो नेचुरलाइजेशन की बात करता है। अब यहां पर नेचुरलाइजेशन की अगर बात की जाए तो कुछ स्पेसिफाइड माइनॉरिटीज जो भारत में आई है 31 दिसंबर 2014 के पहले, उनकी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप उनको मिल सकती है। लेकिन फिर भी बात वही आ रही है, नेचुरलाइजेशन का मतलब यहां पर ऑटोमेशन नहीं होता है। एटलीस्ट जो कंडीशन होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो एक कंडीशन फ्रेम की गई है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि यहां पर जो CAA है वो कंडीशनल है, ऑटोमेटिक कन्फर्मेंट नहीं है। तो इसलिए ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट वो जो न्यूनतम कार्रवाई होती है, न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी वो नागरिकता ले सकते हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए जरूरी है, अपने आप में यहां पर ये CAA के प्रोविजंस का मिसयूज होने से बचाएगा। और जो पूरी SIR की देश में प्रोसेस चल रही है जिसमें हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि देश में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कंडक्ट कराना है, वो होगा। और दूसरी बात, यहां पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के अंदर जो डर पैदा हो गया है स्टेटलेसनेस का, वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप जायज में परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है तो फिर आपको हक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर आपको आपके देश चले जाना चाहिए पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, क्योंकि ऑलरेडी भारत में पॉपुलेशन पास्ट हो चुका है। और हम भी चाहते हैं कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहले भारतीयों का हक हो, राइट। उसके बाद जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनका हक हो, वो चल जाएगा, लेकिन बाकियों के लिए तो बहुत सारे साधन है। तो इसीलिए यहां पर स्टेटलेसनेस का जो डर है वो भी दूर करना जरूरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का। इसलिए गवर्नमेंट को यहां पर ऑथराइज किया जा रहा है कि एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि ये जो CAA के रिगार्डिंग क्लेम्स आए हैं वो पूरे हो जाए। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में ये जो मसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंटरवेंशन है आज जो द हिंदू की में फ्रंट पेज के आर्टिकल में आया वो जरूरी हो जाता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार जो CAA है और जो SIR है, आप समझ गए होंगे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। अगेन